जब से राहिल शरीफ साहब गए हैं वफाकी हुकूमत ने सुकून का सांस लिया है। जो जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत की है वो वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर रही। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास, मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियों की विफाक पर तनकीद, नए डीजी रेंजर्स और आईजी एडी खाजा की भी शिरकत। पंजाब हुकूमत ने पुराना कमिश्नरी निज़ाम नया करके बहाल कर दिया, बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात महदूद, अपोजिशन की कड़ी तनकीद, लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर। और एंजल के बाद ताहिर शाह अब इंसानियत के गुण गाते सोशल मीडिया पर छा गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ अंबर शमसी। थोड़ा सा स्टूडियो मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ, लेकिन न्यूज़ वाइज का ये नए साल का 2017 का पहला प्रोग्राम है और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस नए साल पे एक आज बहुत अहम इजलास सिंध में हुआ एपेक्स कमेटी का। वैसे तो 18वां इजलास है एपेक्स कमेटी का, लेकिन इस साल का पहला है और उसमें तनाज़े भी कुछ सामने आए और इसमें 3 अहम बातें हमें याद रखनी चाहिए इस एपेक्स कमेटी और इजलास के बाद। एक, सबसे पहले नैप की परफॉर्मेंस, वफाक की परफॉर्मेंस पर सिंध ने बहुत तनकीद की है, सूबे की तरफ से बहुत तनकीद आई है। दूसरा, इसमें ये ऐसी पहली मीटिंग है जिसमें आपके डीजी रेंजर्स सिंध और कराची कोर कमांडर ने शिरकत भी की। और फिर कुछ ऐसी तंजीमें, ऐसे मदारिस भी हैं जिनमें से 62 तंजीमें हैं शिद्दत पसंद, जिनको फ़र्स्ट शेड्यूल पे शामिल की फहरिस्त में शामिल करने की बात की गई। इसके अलावा ऐसे कोई 92 मदारिस है जिनको फ़र्स्ट शेड्यूल यानी कि शिद्दत पसंदी के ताल्लुकात की वजह से फ़र्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कमिश्नरी निज़ाम पर जो पंजाब में आज से काबिल अमल होना है। इस पर भी काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ है। उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एक दफ्तर बनाया गया है, डीसीओ का तो दफ्तर ख़त्म किया गया, वो ओहदा ख़त्म हो जाएगा। अब डिप्टी कमिश्नर हैं जो काम क्या करेंगे और ये बहुत सेंट्रलाइज किस्म का निज़ाम है, तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्यों तनकीद की जा रही है, क्यों पिटिशन इसके ख़िलाफ़ दायर किया गया है, इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से, वो है सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से इम्तियाज़ मुगैरी जो डॉन न्यूज़ के कराची के नुमाइंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का इम्तियाज़। जी शुक्रिया। तो जो इजलास है उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं, तो कुछ तफसीलात बता सकते हैं क्या क्या सामने आया? देखिए, ये 18वां इजलास था एपेक्स कमेटी का और इसमें सबसे अहम बात थी कि नए कोर कमांडर कराची और नए डीजी रेंजर्स इस इजलास में पहली मरतबा शरीक हुए। और इस इजलास में आईजी सिंध एडी ख्वाजा की जो जबरी रुखसत पे उनको भेजा गया था, उनकी शिरकत भी जो थी वो एक ड्रामाई अंदाज से हुई, क्योंकि आईजी सिंध की जगह मुश्ताक महर एडिशनल आईजी को चार्ज दिया गया था और उन्हीं को आज इस इजलास में ब्रीफिंग देनी थी। लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि मुख्तदर हलकों ने कहा कि आईजी सिंध को कल जब वापस आना है तो उनको आज ही इजलास में बुलाया जाए। तो ये उनकी जो एंट्री हुई और उन्होंने जब तारफ करवाया कि वो आईजी सिंध हैं, तो अंदर इजलास में एक दिलचस्प माहौल था। और उसके बाद आईजी सिंध ने जो सूबे की मजमूई सूरत हाल है, जो स्ट्रीट क्राइम है और दहशतगर्दों के खिलाफ जो कोऑर्डिनेशन है, वर्किंग रिलेशनशिप है रेंजर्स के साथ ऑपरेशन में, उस पर ब्रीफिंग दी और इस हवाले से उन्होंने तफसीली जो गुफ्तगू की। खासतौर पे कराची ऑपरेशन के साथ साथ सिंध भर में जो सूरत हाल है, दहशतगर्दों को मदारस की रजिस्ट्रेशन है और जियोफिजिक जो जियो टैगिंग का जो अमल है, उस हवाले से भी आईजी ने ब्रीफिंग दी। और उसके साथ साथ अफगानी जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उनके हवाले से भी आईजी ने ब्रीफिंग दी। जबकि जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तकरीबन दहशतगर्दों के जो दहशतगर्दी अदालत में जो केस सिंध से भेजे गए हैं, उसमें सिंध की तरफ से जो मुकदमात हैं वो 16 के करीब जो है मुकदमात हैं जो वहाँ अदालत में मिलिट्री कोर्ट में भेजे गए हैं। इसके साथ साथ 9 को उन्होंने बताया कि सज़ा मिल चुकी है मिलिट्री कोर्ट से। मजीद 9 केस जो है जो अदालतों को उन्होंने फौजी अदालतों को भेजे हैं, इस हवाले से वो कल परसों तक उनकी समाअत शुरू होने का इम्कान हैं। खासतौर पे एपेक्स इजलास के बाद जो मौला बख्श चांडियों ने जी बिल्कुल इसमें जी इम्तियाज़ मौला बख्श चांडियों ने काफ़ी सख्त अल्फाज में वफाक पर तनकीद की थी और वो भी नैप के हवाले से कि सूबे कर रहे हैं काम, यानी कि सिंध काम कर रहा है लेकिन उनको मदद नहीं मिल रही वफाक की जानिब से।
देखें ये एक सियासी चार्जशीट कहा जा सकता है, क्योंकि जब आईजी सिंध की रुखसत पे भेजने की बात हुई तो अंदर से सीएम सिंध ने वफाक को नाम भेजे। 3 नाम थे, इनमें से किसी एक को आईजी सिंध लगाया जाए, जो वफाक ने मुस्तरद कर दिया। उसमें एक रुकावट चौधरी निसारी थे, क्योंकि जो कराची ऑपरेशन जारी है उसमें जो कामयाबी मिली है, जो पुलिस की मदद रेंजर्स को मिली है, उसमें आईजी सिंध एडी ख्वाजा से मुक्तदर हल्के जो कराची में अस्करी इदारे हैं वो खुश हैं उनकी कारकर्दगी से। उसी हवाले से वो उनको रुखसत पे भेजने पे नाराज थे और वफाकी हुकूमत भी एडी ख्वाजा की कारकर्दगी से खुश। लेकिन इस इम्तियाज, अभी आपने एडी ख्वाजा साहब का फिर से दोबारा से जिक्र किया है, सिंध हाई कोर्ट ने तो स्टे दिया था जबरी रुखसती पर। देखें सिंध हाई कोर्ट के अहकामात भी थे, लेकिन आईजी को कल वापस आना था। आज हम ये सूबे के हवाले से मीटिंग थी, उसमें आईजी सिंध का होना जरूरी था। तो आईजी सिंध की ये वापसी जो हुई आज के इजलास में, ये किसी और के हुक्म पे हुई और ये जो एंट्री हुई आईजी सिंध की दोबारा एडी ख्वाजा ने आईजी सिंध का चार्ज ले लिया और हम इजलास में वो बैठे भी। और आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो भी आईजी सिंध एडी ख्वाजा को ही देखने थे मामला। तो उस हवाले से ये आम डेवलपमेंट थी। और मौला बख्श चांडियो ने भरमी का इजहार किया, जो वफाक पे उन्होंने एक चार्जशीट लगाई है कि वो कलअदम तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। और उस हवाले से जो क्योंकि 5 तारीख को 5 दिन रह गए हैं नेशनल एक्शन प्लान के कानून है उसमें एक्सपायरी में, उसी प्लान के तहत ये एपेक्स कमेटियां वजूद में आई थी। तो ये सिंध हुकूमत का बाहर आके ये कहना है कि ये एपेक्स कमेटियां खत्म हो जाएंगी और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद रुक जाएगा और कलअदम तंजीमें जो है उनको वफाक सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सियासी बात लग रही है, लेकिन जो असल खत लिखने की बात की है वज़ीर आला सिंध ने आज एपेक्स में कि वफाक को खत लिखा जाएगा। जो असले की तरसील है, कराची में असला नहीं बन रहा, सिंध में असला नहीं बन रहा, असले की फैक्ट्रियां 40% ये कहना है इदारों का कि वो जो असला कराची से पकड़ा गया है वो जी इम्तियाज, मैं यहाँ आपको रोकती हूँ। हम निसार खोड़ो साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पर। निसार साहब, जो विफाक पर इल्ज़ाम लग रहा है, चौधरी निसार साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो ये पॉलिटिकल नहीं है? क्या इल्जाम लगा है जी? ये कहा जा रहा है कि विफाक ताउन नहीं करी, दहशतगर्दी के खिलाफ कराची ऑपरेशन में मदद नहीं फराम करी। तो सीधी सी बात है, हमने तो अपनी संजीदगी दिखाई है। कि आज ये 19वीं शायद एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी। जब से ये शुरू हुई है कराची ऑपरेशन, तब से ये 19वीं कमेटी की मीटिंग थी। नए साल का पहला दिन पहला वर्किंग डे पर पहली मीटिंग हमने अमन अमान के लिहाज से एपेक्स को बुलाया। ये हमारी संजीदगी को जाहिर करता है कि हम इस चीज का बहुत अच्छा हल चाहते हैं कि हाँ, हमारे लोग सिक्योर महसूस करें अपने आप को और जिंदगी रवां दवां हो। और इस एपेक्स कमेटी का मतलब लबे-लबाब भी यही था कि हम ये कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके और सिंध को उन रुजत पसंदी और दूसरी जो चीजें हैं उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो अगर ताउन की बात है तो हम तो ये कहते रहे हैं ना कि जी वफाकी हुकूमत ने कहा था कि हम आपको इतनी मदद करेंगे और उन्होंने मदद नहीं की। जो तो अगर स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं किस तरह से मदद नहीं की? जो कराची ऑपरेशन के लिहाज से अखराजात होते हैं उसके लिए जो वफाकी हुकूमत ने वायदे किए थे वो तो उन्होंने पूरे नहीं किए। हम अपने वसाइल से अपना फेस कर रहे हैं सिचुएशन को और कंट्रोल करने में बड़ी हद तक कामयाब गए हैं। और जिसमें सारी एपेक्स कमेटी ने हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, पुलिस के एफर्ट को अप्रिशिएट किया, सबके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया कि हाँ, हमने सूरत हाल को बहुत हद तक बेहतर कर लिया है। और ये सक्सेस स्टोरी कहला रही है आजकल, कराची ऑपरेशन सक्सेस स्टोरी कहला रही है और कराची की जिंदगी रवां दवां हो चुकी है। तो फिर इसमें हम तो कह सकते हैं ना कि वफाकी हुकूमत ने अपने वायदा वफा नहीं की। निसार साहब, अगर ये बता सकते हैं कि अब एडी ख्वाजा साहब ने आज शिरकत की, सिंध के आईजी पुलिस जबरी रुखसत के बाद आज उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग के इजलास में शिरकत भी की, लेकिन उनको वापस आना था। अब ये भी क्योंकि तनाज़ा भी खड़ा हुआ था कि उनको जबरी रुखसत पे भेजा, सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिया और अब वो इस इजलास में शामिल भी हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं? मैं अर्ज कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मुझे एक बयान भी दिखा दें कि जब एडी ख्वाजा ने खुद कहा हो कि मेरे से जबरी छुट्टी की दरख्वास्त ली गई, उसने कभी कहा है ऐसे? लेकिन बीच में जो बातें हो रही हैं, साबिक अफसर जो है पुलिस के, उन्होंने भी काफी तनकीद की थी कि ये तो एक पॉलिटिकल मूव लग रहा था।
सॉरी जी, बात ये नहीं है, कोई भी छुट्टी की दरखास्त दे सकता है। आईजी ने अगर दे दी तो उसको इतना हाइप क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? उसने कभी कहा है कि मेरे से जबरी दरखास्त दी गई है? उसने तो नहीं कहा। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते जिम्मेदार हैं, अफसर है, जिम्मेदार नहीं, आपको ये उनसे पूछना चाहिए था कि क्या वाकई वो जबरी छुट्टी पर गए थे? आपने कभी उनसे पूछा? ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं निसार साहब, ये स्ट्रीट क्राइम अभी तक तो कराची ऑपरेशन में हम देखा दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है, करप्शन के खिलाफ रहा है, तो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जो मजीद ऑपरेशन कार्रवाइयाँ करनी है वो किस हवाले से हैं? देखें, हमारे पास जो टारगेट किलिंग है वो लगभग जीरो हो गई, एक्सटॉर्शनिस्ट लगभग जीरो हो गए, किडनैपिंग फॉर रैंसम बहुत हद तक कम हो गई। ये सारी जो दूसरी चीजें हैं वो हुई हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम अभी भी कंप्लेंट उसकी आ रही है कि ये स्ट्रीट क्राइम है। जहां स्ट्रीट क्राइम्स की बात है वहां गैर कानूनी हथियारों की बात की है। जो हथियारी मेरी नजर में जो हथियार जब्त किए गए हैं, जहां अनअर्थ किए गए हैं, जहां कब्जा किया गया है, जहां बताया गया है कि वो जो पकड़े गए गैर कानूनी हथियार, वो अभी इस साल 2 साल में उतने नहीं जितने परसेप्शन थी कि जी लाखों के लिहाज से यहाँ असले आए। क्योंकि ये जो असले आए हैं कराची में, ये आज की और कल की बात नहीं है, ये जनरल ज़ियाउल-हक के जमाने से यही बातें हम हमेशा कहते रहे कि जी यहाँ तरसील को कोई रोक नहीं पाया, कोई तरसील को रोक नहीं पाया। जनरल मुशर्रफ के जमाने के 9 साल भी इसी तरह से गए कि उन्होंने अमन अमान पर तवज्जो नहीं दी, और ये सारा कुछ नेशनल एक्शन प्लान जिसका जो टर्म है वो शायद 5-7 दिनों में उसका 2 साल पूरे हुआ चाहते हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान का एक हिस्सा है जिसके तहत मदारस पर भी चेक करना था और रजिस्टर करना था और ये करना था वो करना था। उसमें कराची ऑपरेशन का तरीका नहीं था। कराची ऑपरेशन शुरू हुई थी या अमन अमान कायम करने तो निसार साहब, जब मजहबी जमातें इस पे सख्त रद्द-ए-अमल दिखाती हैं, तनकीद करती हैं, तो मान जाएंगे? हाँ जी, क्या फरमाया आपने? जब JUIF और मजीद जो मजहबी जमातें हैं वो कहती हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन, मदारिस का जो निगरानी करनी है वो ना की जाए, तो विल यू केव इन? आज भी एपिक्स कमेटी में बाकायदा एक फिगर दी गई कि इतने मदारिस को क्लोज किया गया है और बाकियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसका ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस वक्त वो मुझे फिगर अगर याद नहीं है तो उसमें कितने मदारिस को बंद किया गया, कुछ जहन में एक बॉलपार्क फिगर हो, अंदाजा हो? ये प्रेस ब्रीफिंग की जिम्मेदारी मिनिस्टर या एडवाइजर इंफॉर्मेशन को है कि उसने आपको शायद वो शेयर किए हों, लेकिन जो भी ब्रीफिंग हुई है, जो भी प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें बाकायदा बताया गया था कि इतने क्लोज हो चुके हैं और इस पर नजर है और इस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और करते जाएंगे। ठीक है, निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेकिन अब हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद पंजाब में एक कमिश्नरी निज़ाम, पुराना निज़ाम जिसको नया बना दिया गया। वेलकम बैक टू द शो। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती निज़ाम के इख्तियारात कम कर दिए हैं, और किस तरह कम किया है? इस तरह के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2016 आज से काबिल अमल हो गया है, और इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें यह हो रहा है कि DCO का ओहदा ख़त्म होगा, अब डिप्टी कमिश्नर का ओहदा है, एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का सिस्टम होगा, और इस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। कुछ इस एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में और कमिश्नरी निज़ाम के बारे में तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होने वाले काबीना इजलास में सूबाई वज़रा, मशीर, मुआवनीन, ख़ुसूसी चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शामिल थे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 की मंजूरी दी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2016 के तहत नए निज़ाम में DCO का ओहदा खत्म हो जाएगा। DCO की जगह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस काम करेगा। इस कानून के तहत सेफ्टी कमीशन और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज भी कायम की जाएंगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 की मंजूरी के बाद बल्दियाती हुकूमतों को सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड 2016 के तहत वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार और मालियाती खुद
गिरफ्तार बनाएंगे, जबकि वो जवाबदेह भी होंगी। उनका मजीद कहना था कि शहरी और देही यूनियन काउंसिल्स को यकसा फंड्स दिए जाएंगे, ताहम तरक्याती फंड किसी और मद में इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। याद रहे कि पंजाब पुलिस के 35 साबिक आईजीज ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 की तैयारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया था। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस का मकसद बल्दियाती इदारों के सरबराहों के इख्तियारात कम करना है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी तौर पर पुलिस का कंट्रोल लेना चाहती है, जबकि पंजाब हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये आइन के आर्टिकल 140 से मुतसादिम है और इससे बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात पर कदगन लगाई जाएगी। इस निजाम के खिलाफ पंजाब में अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को सख्त इस निजाम से क्या असर हो सकता है, इस पे इतनी तनकीद क्यों की जा रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुकूमत पंजाब के मुशीर इत्तलात मलिक अहमद खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले एजाज चौधरी साहब आपसे शुरू करती हूँ, क्या खदशा है इस निज़ाम से कि क्या हो जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि 2018 के जब इंतखाबात होंगे तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक एज मिलेगा इस नए निज़ाम की वजह से। जी बहुत शुक्रिया अंबर। पहली बात तो ये है कि जो आइन का आर्टिकल 140 है वो ये कहता है कि जो बल्दियाती अदारे हैं इन्हें सियासी, माली और इंतज़ामी ऑटोनॉमी होगी, पूरी तरह वो आज़ाद होंगे अपनी सारी पॉलिसी साइजी में। यानी जो एक्ट पंजाब असम्बली में पास किया गया है बल्दियाती अदारों के हवाले से, वो सारे का सारा इस चीज़ की नफ़ी करता है। इस पूरे निज़ाम के अंदर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, फाइनेंस अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी है। कोई एक पैसे की भी इख्तियार नहीं है उन्हें टैक्सेशन का, और एक पाई का इख्तियार नहीं रखते वो अपने तौर पे उसे। मलिक साहब, ये कहा जा रहा है, एक जो बड़ी तनकीद ये है कि आप पैरेलल ब्यूरोक्रेसीज जो हैं सेटअप करें, तो आप डेवोल्यूशन की जो रूह थी, जो अब 140 है, उसको ज़ाहिर अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अब आपके पास एक डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, दूसरी तरफ आपके पास क्या कहते हैं ज़िले इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया वो है। तो ये पैरेलल ब्यूरोक्रेसी से तो निज़ाम किस तरह से चल सकेगा? शुक्रिया अंबर। मैं इस पूरी बहस में मैं इस चीज़ पर आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसके 3 पहलू हैं। एक तो वो जैसे अभी एजाज चौधरी साहब ने बात की, एक इसका आइनी पहलू है कि जो कवानीन बनाए गए हैं क्या वो आइन से मुतसादिम हैं कि नहीं हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि इसकी इंतज़ामी सलाहियत इस कानून के तहत कितनी होगी। तीसरा पहलू इसका सियासी है और इख्तियारात की तकसीम के हवाले से है। अब पहले आइनी पहलू पे बात कर लेते हैं कि आइन की जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है वो डेवोल्यूशन ऑफ ऑल थ्री एरियाज़ है, जिसमें वो इंतज़ामी, माली, इन तमाम इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की बात करते हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ने जो पिछला लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था उसके अंदर जब तरमीम की, तो जो चेयरमैन ज़िला के इख्तियारात हैं और जो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के इख्तियारात हैं, उनके अंदर 2 फंक्शंस के ऊपर उसके अंदर डिफ़र किया गया। एक फंक्शन वो है जिसमें उसका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इख्तियार था कि वो पुलिस के ऊपर कंट्रोल रखेगा और DPO की ACR लिखेगा। अब बहरहाल वो सूरत हाल नहीं है, नए एक्ट के तहत ज़िला चेयरमैन के पास ये इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक माली इख्तियार की बात है तो माली इख्तियार वाज़े तौर पे ज़िला काउंसिल के पास मौजूद है, ये एक्ट के अंदर दर्ज है। और फिर जो ज़िला काउंसिल होगी वही अपना बजट अप्रूव करेगी। अप्रूव्ड बजट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कैपेसिटी है, जो एक्सिक्यूशन कैपेसिटी है, वो इंतज़ामी अदारे जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के मतहत तारीख़ी एतबार से भी ऐसे था, DCO के साथ भी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर भी वो इसी तरह से था और उसके अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई। अच्छा, अब ये बात ठीक है, मैं इस बात से चौधरी साहब से इस बात से इत्फाक करता हूँ और चौधरी साहब का अगर ये कंसर्न है तो ये कंसर्न उनका किसी हद तक दुरुस्त ज़रूर है, किसी हद लोकल गवर्नमेंट के वो ठीक है जी मलिक साहब, मेरी गुजारिश सुनिए ना, मेरी गुजारिश सुनिए। हमने भी ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद लेट मी कम टू द पॉइंट। लेट मी सिर्फ एक जुमला कहने दें जी। सिर्फ इस हद तक ज़रूर दुरुस्त है कि जो इंतज़ामी इख्तियारात की बात थी
اس کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور ایک کیپیسٹی کا کوشچن ہے جو سم ہاؤ ڈسٹرکٹ ناظم کے آفس کے پاس پچھلے 10 سال کے تجربے میں ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز دیکھے، ہم نے وہ کیسز دیکھے جن کے اندر پولیس کی فنکشنل کیپیسٹی اور ان کی اٹانومی کے اوپر جو سفر ہم نے ساتھ پولیس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ملک صاحب مجبوری ہے، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے آپ سے اور اعجاز صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب میں کمشنری نظام کی، اور ملک احمد خان صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی ہم نے 10 سالوں میں دیکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کی کیپیسٹی اور ڈیلیوری اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن پولیس والوں کو بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے تحت پولیس اور عوام میں رابطے بہتر تھے۔ نہیں دیکھیں، پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کی جو پوری جسٹ ہے اس آرڈر کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اٹانومی آف دا پولیس۔ اب پولیس کی جو 2002 کے آرڈر سے پہلے صورتحال تھی وہ ہوم سیکٹری کے ذریعے گورنمنٹ اس پہ اپنا کنٹرول رکھتی تھی، لیکن جب 2002 کا آرڈیننس آیا تو یہ ایک بڑا سفر تھا جو پچھلی 7 دہائیوں میں یہ پولیس کی ایک ایفرٹ تھی کہ اٹانومس پولیس تاکہ اس کی فنکشنلٹی بہتر ہو۔ تو وہ جب 2002 کے آرڈیننس نے اس کو اٹانومس کیا تو یہ جو کمشنریٹ کے نظام کی بحالی کے ساتھ جو خدشات پیدا ہوئے وہ کہیں یہ اپریہینشن تھی کہ جیسے جسٹس آف پیس کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کو دیے جائیں گے، یہ مس نام تھی فرام ڈے 1، یہ کارڈز پہ نہیں تھا۔ یہ اس کی کچھ رپورٹنگ پرنٹ میڈیا میں ہوئی، اس کے بعد یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی، لیکن وہ سبسائڈ کر گئی آفٹر دا آرڈیننس واز پروملگیٹڈ، کیونکہ اس کے اندر قطعی طور پر جسٹس آف پیس کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کو نہیں دیے گئے۔ ایک جگہ پر ان کا ایک پینل بنا ہے جس میں ڈی پی او آف دا پولیس اور جو ڈپٹی کمشنر ہوں گے ڈسٹرکٹ کے اندر، یہ کسی ایسی ارجنٹ ڈائر سچویشن کے اندر جہاں پہ کہیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوگا، جہاں پر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ جہاں پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی کنسلٹیشن کو پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کیونکہ ایک نظام ختم کیا گیا ہے اور ایک نیا نظام نافذ العمل کیا گیا ہے، اس کے اطلاق کے ساتھ جو خدشات چودھری صاحب کو ہیں وہ ان کا اپنا آئینی حق ہے کہ وہ اس کو پٹیشن میں لے جا کر چیلنج کر سکتے ہیں اور جا کے کورٹس کے اندر اس کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں، یہ ان کا آئینی حق ہے، ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک فائنینشیل امپاورمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے پھر عدالت کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اعتراضات تو ظاہر ہیں اور شاید جائز بھی ہوں۔ یعنی میں ہم نے اسے پنجاب اسمبلی میں اٹھائیں گے، عدالت میں بھی جا رہے ہیں، یہ تو ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم قانون سازی جو ہے، ہم جو لیجسلیٹر ہیں سارا، یہ ہم عدالت کی رہین منت رہیں گے؟ کیا جو 250 سال پرانا یعنی انگریز کا ایک دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول جو ہمیں چلاتا تھا، ہم اس نظام میں لوگوں کو بااختیار نہیں کرنا چاہتے؟ میں آپ کو اصل میں یعنی ملک صاحب کی اگر علم میں نہ ہو، میں 1990 میں پہلی دفعہ لاہور کا ڈپٹی میئر ہوا تھا۔ اس نظام کو میں اتنی پرانے وقت سے جانتا ہوں، اور یہ جو ضیاء الحق نے نظام دیا تھا یہ کم و بیش اس کا چربا، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں آپ کو یعنی وہ بات کرتا ہوں جو میری، آپ کی اور عوام کی سمجھ میں آئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو پولیس ایکٹ پاس ہوا ہے، ذرا اس کو آپ دیکھیں، اٹانومس جو ہے نا جی، اٹانومی جو ہے پولیس کی، آپ کو وہاں پر پوری طرح نظر آ جائے گی۔ کوئی کسی درجے میں پالیٹیشین یا کوئی سرکار جو ہے ان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈیولوشن کا منصوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس طرح ہے کہ وہاں پر پنجاب تو پاکستان کا 62% ہے اور یہاں 14-15 ہزار نمائندے منتخب ہوئے ہیں، اور وہ 12% ہے، وہاں 46 ہزار نمائندے منتخب ہوئے ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ نے جب ہم بریک سے پہلے یہ بھی بات کی تھی، اور یہ بہت اہم پہلو ہے اس ایکٹ کا، اس قانون کا، سیاسی جو پہلو ہے، کیونکہ ابھی میئرل الیکشنز بھی ہوئے ہیں۔ اب جو منتخب نمائندے ہیں، ظاہر آئیڈیا تو یہ ہے کہ ان کو امپاور کیا جائے۔ جب آپ صوبہ کنٹرول کرے گا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کو اور ان کے کام کو، تو جو اختیارات آپ دے رہے ہیں اس لیول پر، تو وہ ان کے اختیارات تو کم ہو جائیں گے، تو منتخب نمائندے ہیں۔ اچھا، ایسے میں امر آپ کی بات کو ایسے اس کو دیکھ لیں کہ جیسے ابھی
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम का हवाला दिया गया और उसकी जो फाइनेंशियल शेयर है उसकी बात की गई, तो पंजाब और केपी के जो फाइनेंशियल शेयर डिवॉल्व्ड हैं टू द लोकल गवर्नमेंट्स, पंजाब का शेयर 44% है, 56% इज़ लेफ्ट विद द प्रोविंस। आम फहम की बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को एक प्रेडिक्टेबल अवार्ड बनाकर उसके अंदर इक्वलिटी की बेसिस पर, और पहली बार तारीख में ये किया गया है कि इसके अंदर पॉपुलेशन से हटकर फैक्टर्स जैसे अंडर डेवलपमेंट है, नीड बेस्ड है, जिन जगहों के अंदर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी जो थी वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो सकी, उन फैक्टर्स को भी सामने रखा गया है। मलिक साहब इसी पे लेकिन आपसे दोबारा पे आएंगे क्योंकि एजाज साहब को फिर ज़ाहिर जवाब देना चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अपोजिशन जमात है लेकिन जब तजावीज़ मांगी गई या तो उन्होंने ऑफर नहीं की। अंबर, आपको मैं पहले बात तो ये कि मुझे 3 साल के गैप का कोई जवाब नहीं मिला कि इस कौम को क्यों महरूम रखा गया। फिर इसका कोई जवाब नहीं मिला कि 14 महीने इंतखाब के बाद आपने आखिरी मरहला क्यों लाया। फिर मुझे बताइए कि पिछले 3 साल के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, सारे लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स थे ना नीचे गए हुए, वो यानी सूबाई हुकूमत ने अपने पास जमा कर लिए, और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े उनके लिए इन्होंने मखसूस कर लिए। कब्रिस्तानों के सारे फंड्स इकट्ठे कर लिए, जो भी जिलों में दिया गया था वो इकट्ठा कर लिया। ये महज 131 अरब रुपए का ऐलान है। अभी लोगों के पास क्या गया, एक दुआनी नहीं गई अभी तक। तो यानी आज तो तश्कील पा रही हैं, यानी जो लोकल काउंसिल्स हैं आज तश्कील पा रही हैं, और ये मुकामी हुकूमतें नहीं हैं, ये लोकल काउंसिल्स हैं। ये नाम ही की मुकामी हुकूमत है जिसके पास इख्तियार नहीं है। देखें, आप इस बात को समझें कि हम क्यों अपने लोगों को इस काबिल नहीं समझते कि वो जिले के वो यानी ब्यूरोक्रेसी के जरिए तो उसको हैंडल करवाना चाहते हैं। हम अपने लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम ये महज कह के कि जी वैलिड है जी अपोजिशन की ये बात, इससे हमें गुजरना नहीं चाहिए। आपने खुद आइन में ये की बात है, ये समझे वो मेरी ठीक नहीं है, लेकिन सियासी और इंतजामी से मेरी बात ठीक है। मेरे भाई, जब तक सियासी और इंतजामी इख्तियारात नहीं होंगे तो आप फाइनेंशियल इख्तियारात कैसे हासिल कर सकेंगे? किसको मालूम कि हम सारे फंड नीचे से जमा करके फलानी ऑरेंज ट्रेन के अंदर डाल रहे हैं और फलानी जगह के ऊपर डाल रहे हैं। ये पूरा यानी ये देखा ना, मेरे पास तो कोई हुकूमत के अब अगर इजाजत देंगे, अब अगर मुझे आप इजाजत देंगे ऑरेंज लाइन पे भी यही जाहिर बात हुई थी कि हम जान नहीं सकते कि ये फंड्स कितने कहां से तजावीज देने के लिए मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हर एक मलिक साहब एक फिक्र मैं अर्ज करता हूँ, हर बिल के जवाब में हमने अपने मुतबादिल तजावीज दी, चाहे हम उस वक्त सूबाई असेंबली में जा रहे थे। ठीक है, इजाज़त मलिक साहब का इस वक्त जवाब हमने सुनना है। मैं 2 बातों पे कैटेगोरिकली 2 बातों पे अंबर मुझे इजाज़त दे दें कि मैं, क्योंकि चौधरी साहब का विद ऑल, बेशक हम अलग पॉलिटिकल साइट्स पे खड़े हैं, मेरी इनसे इतनी इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन ये एक बड़े काबिल एहतराम पॉलिटिकल वर्कर हैं और बड़ी सुलझी बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि सर, जो इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के बाद जो डिले कॉज हुआ, वो डिले कॉज हुआ कोर्ट डिसीजंस की बुनियाद पर। सिंध का केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, आपका पीटीआई का केस था जिसमें आप खुद पिटिशनर थे, उसकी वजह से भी कुछ रुकावट रही। तो जो प्रोसेस की कंप्लीशन में दिक्कत आई वो कुछ कोर्ट्स के ऑर्डर्स थे जिनकी बुनियाद पर 3 दफ़ा लॉ को चेंज करना पड़ा। अच्छा देखें, आपने जो प्रपोजल्स की बात की है और जो माली और सियासी इख्तियारात की बात की, जो इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात की बात की है, मैं इस पे बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि अब आप दोनों ऑर्डिनेंसेस को, क्योंकि आपने जो इसकी तफसील बयान की है, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जो बाहर सूरत असेंबली में बिल की सूरत में जाएगा उस पर डिबेट होगी, तो आप इसमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एक बड़ी वहाँ पे तादाद मौजूद है और बड़े उसके अंदर अच्छे लेजिस्लेटर्स मौजूद हैं, आप उनको बताएं कि वो काबिल अमल तजावीज़ लेकर आएँ। हम बेहतरी के लिए वी आर ऑलवेज़ रिसेप्टिव।
میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ ان کی وہ تمام تجاویز کو ایٹ لینتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے گا. کسی جگہ پر کوئی چیز میجورٹی کی بنیاد پر بلڈوز کر کے سائڈ پر نہیں پھینکی جائے گی. واٹ ایور بیسٹ واز وی ہیو پروڈیوس دیٹ. اگر آپ کی تجاویز اس سے بہتر اور قابل عمل ہوں گی سر, آپ کے اپوزیشن لیڈر اس کو لے کر آئیں, بیکاز دس از فار دا بیٹر گورننس. یہ عوام کی سہولت کے لیے, اور جو تجویز اس میں قابل عمل ہوگی وی ول بی ریسیپٹیو اینڈ سٹنگ آن اٹ. ہم اس پہ ان سے ڈیٹیل سے بات کرنے کے ظاہر ہے امید کی جا رہی ہے کہ ایک بحث ہو اور اپوزیشن کی بھی مشاورت اور تجاویز شامل کی جائیں. لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا ہے. ملک احمد خان صاحب اور اعجاز چودھری صاحب, آپ دونوں کا شکریہ نیوز وائز سے بات کرنے کا. بریک, اور بریک کے بعد دیکھیے گا کہ کچھ مشہور شخصیات ہیں, انہوں نے اپنا نیو ایئر سیلیبریشن کس طرح سے کی. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. جب نئے سال کے جشن ہم مناتے ہیں تو اکثر ہم ارادے رکھتے ہیں, وعدے اپنے آپ سے کرتے ہیں ایک بہتر انسان بننے کی. لیکن کچھ ایسے پاکستان کی مشہور شخصیات ہیں جنہوں نے وعدوں پہ انحصار نہیں کیا بلکہ اچھی انسانیت اور انسان ہونے کا عملی مظاہرہ بھی کیا. کیسے, دیکھیے اس رپورٹ میں. پاکستان کے ریئلٹی شو ہوسٹ وقار زکا, جو اکثر اپنے متنازع ویڈیوز اور بے باک بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں, نئے سال کے آغاز میں ہی سب کا دل جیت لیا. وقار زکا نے 2016 کے اختتام میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ نیا سال شام کے شہر حلب میں پھنسے افراد کے ساتھ منائیں گے. تمام تر خطرات کے باوجود نہ صرف وقار حلب پہنچے بلکہ وہاں پھنسے کئی خاندانوں کی شہر سے انخلا میں مدد بھی کی. وقار زکا کے اس عمل کو دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں بہت سراہا. اسی طرح مشہور پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی نے بھی نیا سال کا آغاز شوبز کے دیگر سیلیبریٹیز کی طرح نیو ایئر پارٹیز میں منانے کے بجائے شہر قائد کی سڑکوں کی صفائی اور فلائی اوور کی دیواروں کو پینٹ کرتے گزارا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے, کیونکہ ہم انسانیت کی بات کر رہے تھے. تو طاہر شاہ جو اپنے آپ کو مین کائنڈز اینجل کہتے ہیں, ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس پہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ کافی دھوم مچی ہے. میری طرف سے خداحافظ. محبت ہے ایمان میرا, پیار میری پہچان. سچی محبت تو آنکھوں کے ذریعے دل میں بستی ہے. یہی محبت تو تاعمر دل کے گھر میں رہتی ہے. محبت ہے فرشتہ, آنکھوں میں ہے پیار. محبت ہے ایمان میرا, پیار میری پہچان. اظہار محبت, سچی محبت کا ہی یہ اصرار ہے. تو سچی محبت